हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर जो कि है फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। एंड इस चैप्टर का ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड अभी तक हमने आर्टिकल 28 तक फिनिश कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम आर्टिकल 29 से स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपको जितने भी वीडियोस हैं आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। सभी के डाउट्स जो भी कमेंट बॉक्स में आते हैं हम उसको रिप्लाई कर देते हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 29 की, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी हमारे जो माइनॉरिटीज़ है उनके जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम आर्टिकल नंबर 29 का है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 29 है वो कहीं ना कहीं बात करता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो रिसाइड कर रहे हैं एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया में किसी भी पार्ट में वो रह रहे हैं और उनका खुद का एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है एंड स्क्रिप्ट है, उसका खुद का कल्चर है, ठीक है, तो उनको कंजर्व करने का जो राइट है वो आर्टिकल 29 प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं, उनका कल्चर बाकी लोगों से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को बचाने के लिए, उस कल्चर को बचाने के लिए आर्टिकल 29 बेसिकली उन सिटीजन्स के लिए लाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 29 है उसका ये आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है राइट ऑफ अ ग्रुप, यानी जो पूरा ग्रुप है उनके राइट को बचाने का काम आपका ये फर्स्ट पार्ट कर रहा है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें जहाँ पे बोला गया है नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसे मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या फिर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है फंड जो है स्टेट मतलब स्टेट के फंड से रिसीव होकर चला रहा है ऑन द ग्राउंड, किसकी ग्राउंड के बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, यानी कि किसी भी सिटीजन को ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करके नहीं निकाला जा सकता कि उसका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है और लैंग्वेज अलग है। और आपको एम्फेसाइज किया जा रहा है वैसे इंस्टीट्यूट को जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं, या फिर स्टेट का जो फंड जो उन्हें मिलता है, रिसीव करते हैं वो स्टेट फंड, उन इंस्टीट्यूशन को चलाने में जो स्टेट का जो फंड होता है, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी सिटीजन्स को जाने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो कहीं ना कहीं जो गारंटी करता है राइट ऑफ अ सिटीजन, यानी एक पर्टिकुलर सिटीजन का जो राइट है एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करे वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने ग्रुप के बारे में पता किया कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हमारे जो सोसाइटी का ग्रुप है जिसकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो उसको बचाने का काम हमने देखा पार्ट 1 में। एंड जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि ऐसे कोई सिटीजन जिसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना है, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर उसकी फंड से चलाया जा रहा है, वहाँ पर उसे जाने से नहीं रोका जा सकता। अब मेन चीज़ ये है कि जो आर्टिकल नंबर 29 है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है रिलीजियस माइनॉरिटी को भी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी, यानी ऐसी माइनॉरिटीज़ जो रिलीजन वाइज बहुत ही कम है, ठीक है, एंड लिंग्विस्टिक यानी भाषा वाइज भी आप कह लो, लैंग्वेज वाइज भी वो माइनॉरिटीज़ में, यानी उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा मिला है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो राइट जो आर्टिकल आपको 29 है वो आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटी तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, यानी जो इसका स्कोप है आर्टिकल 29 का ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के राइट को ही नहीं बचाता, बल्कि जो एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात की गई है एंड उस सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में आप देख सकते हैं माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़ भी आती हैं। यानी कल को अगर कोई भी मिनॉरिटी उनका कोई भी कल्चर हो उसको प्रोटेक्ट करने की बात आई, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात आई, तो वो भी आर्टिकल 29 के तहत प्रोटेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं है, मेजॉरिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अगर मान लो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है एंड कल को कोई मेजॉरिटी बेसिकली जो ऐसा पर्सन जो मेजॉरिटी के अंदर आता है, जैसे मान लो हिंदू है, इंडिया में जो हिंदू है मेजॉरिटी में आपको दिखने को मिलेंगे, तो उस मेजॉरिटी के किसी भी पर्सन को वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेने से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ का ही कल्चर या फिर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसी मेजॉरिटीज़ में भी होती है, कुछ ऐसे हिंदूज़ हैं जो मेजॉरिटी में भले ही हैं बट उनका जो कल्चर है, उनका जो बेसिकली लैंग्वेज है वो खतरे में हो सकती है। अगर कल को कोई भी पर्सन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि मेरा ये राइट है, मेरा ये कल्चर इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आर्टिकल 29 के तहत वो भी अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर मान लो कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड द राइट टू एजिटेट और प्रोटेक्ट, ठीक है, यानी अगर आपको अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करना है तो उसके अंदर आपको राइट टू एजिटेट मिलता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कल को आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एजिटेट कर सकते हो, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास राइट है कि आपको अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करना है तो उसके अंदर आपको राइट टू एजिटेट भी मिलता है, यानी आपके पास राइट है कि आप धरना प्रदर्शन करके अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की मांग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई भी पॉलिटिकल स्पीचेस या प्रोमिस किए जाते हैं, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई स्पीच के दौरान प्रॉमिस करती है कि हम आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे
ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लो कोई स्पीच दे रही है और वहाँ पे उस स्पीच के दौरान अगर वो प्रॉमिस करती है कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के अगर लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए हम बेसिकली काम करेंगे, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है सोसाइटी का, हम उसकी लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे जो अगर हम जीत के आते हैं तो इस तरह का प्रॉमिस अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है तो उसको बेसिकली करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहीं ना कहीं बेसिकली बताता है किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकती। तो उस एक्ट के दौरान हम देखते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर स्पीचेस में इस तरह का प्रॉमिस करती है तो उसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लो किसी रिलीजन को फेवर करती है या फिर एक रिलीजन को मतलब ये कह के कि मैं हिंदू पार्टी हूँ, हिंदू मुझे वोट दे, इस तरीके का अगर रिलीजन लेके आती है पॉलिटिक्स में तो वहाँ वो चीज़ करप्ट मानी जाएगी, ठीक है। कि आप रिलीजन के नाम पे वोट नहीं ले सकते जनता से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकल नंबर जो 29 है हमने इसको कवर कर लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 बेसिकली बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज़ जो है एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना भी सकते हैं और उसको खुद से एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 30 ग्रांट करता है कुछ राइट्स माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेजेस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, ठीक है। तो इन दोनों ही माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स मिले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि ऑल माइनॉरिटीज़ के पास बेसिकली राइट है इस्टेब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी उनकी माइनॉरिटीज़ है चाहे वो लिंग्विस्टिक के आधार पे बनाना चाहे या फिर रिलीजियस, तो उस तरह का वो बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एंड क्योंकि वो प्रॉपर्टी माइनॉरिटी की है, बट अगर मान लो वो प्रॉपर्टी अगर स्टेट को चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, मतलब ऐसा कोई काम जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई भी काम हो, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो कि एक माइनॉरिटी सेक्शन की है तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो राइट है उन्हें इस तरह का एब्रोगेट करने का वो बेसिकली गारंटीड, ठीक है, शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट नहीं करता इस राइट को जो गारंटीड किया गया है। एंड इस प्रोविजन को जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत डाला गया है जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन दिस रिगार्ड, ठीक है। एंड क्योंकि हमने देखा है कि जो एक्ट जो है राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 31 में था, जहाँ पे हर किसी के पास राइट था एज ए फंडामेंटल राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेसिकली छीनने नहीं देंगे, बट क्योंकि एक फंडामेंटल राइट था और क्योंकि उस समय जो है सरकार को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी किसी की ज़मीन लेने में, तो इसलिए उन्होंने इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया। यानी कि आज की डेट में जो राइट टू प्रॉपर्टी आपको लीगल राइट के तौर पे दिखेगी, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पर ये कहा जा रहा है कि अगर स्टेट के पास भले ये राइट है कि वो किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो है वो ज़मीन ले सकती है, बट साथ ही साथ उन्हें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा स्टेट को, और मतलब जितनी भी कीमत उस समय ज़मीन की होगी उस कीमत पे बेसिकली उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, सो दैट वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है किसी और ज़मीन पर अपनी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकें। यानी कि विदाउट कंपनसेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो सेक्शन है सोसाइटी का माइनॉरिटी में है, उन्होंने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, बट क्योंकि वहाँ पे वो ज़मीन स्टेट को इसलिए काम पे की क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जनता है उनके फ़ायदा करना था। मान लो ज़मीन पे कोई हॉस्पिटल खोलना है या फिर कोई सड़क निकालनी है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है, कुछ मेट्रो निकालनी है, तो उन बेसिस पे जो है वो ज़मीन ली जा सकती है स्टेट के द्वारा, बट शर्त यह है कि उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ बात की गई है यहाँ पे कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एड देने में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो कि मैनेज किया जाता है माइनॉरिटी, यानी अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एड प्रोवाइड कर रही है, कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर रही है, कोई भी फंड दे रही है, तो उस केस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरफ आप देखोगे कि मेजॉरिटी के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं और एक तरफ माइनॉरिटी जो कम्युनिटी वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रही हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जब एड देने की बात होगी तो स्टेट को ऐसा नहीं करना सिर्फ मेजॉरिटी जो सेक्शन है उनके द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एड देना ही, उन्हें माइनॉरिटीज़ को भी जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं उनको भी एड देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो एड देने की बात है वो सभी को इक्विटेबल अमाउंट में एड देनी है, बराबर की एड होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ, भले ही वो माइनॉरिटीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर मेजॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोटेक्शन आपको अंडर आर्टिकल 30 दी गई है वो सिर्फ आपको माइनॉरिटीज़ को ही दी गई है, यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। यानी अगर मान लो कोई भी ऐसी माइनॉरिटी जो रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो उन्हीं को बेसिकली हक है कि वो अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। यानी ये आर्टिकल 30 जो है कोई एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जैसे हमने आर्टिकल 29 में बात की गई थी इसमें माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो दोनों के कल्चर को, दोनों की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, ठीक है। बट यहाँ पे आर्टिकल 30 में आप देखोगे कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात की है, ये जो राइट है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया है, भले वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी या फिर कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इंक्लूडेड नहीं है इसके अलावा।
अब मेन चीज़ ये है कि जो माइनॉरिटी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल नहीं बताया कि किन किन को माइनॉरिटी मानते हैं और कौन कौन से जो है माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल जो अंडर 30 आल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, यानी कि आर्टिकल 30 के अंदर जो भी माइनॉरिटी सेक्शन है सोसाइटी का, वो चाहें तो अपने जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को इट्स ओन लैंग्वेज, मतलब जो उनकी खुद की लैंग्वेज है उसमें वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी राइट उन्हें मिला हुआ है। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। एक चीज़ है जो आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई, जो हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया था ग्रांटिंग एड का, तो यहाँ पे हमने कहा था कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेज बाय द माइनॉरिटी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने मेजॉरिटी को इंक्लूड कर दिया था, बट यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि स्टेट बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर मान लो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो इंडिया में आपको काफ़ी माइनॉरिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, चाहे वो सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसीज़ हैं, तो हर एक माइनॉरिटी के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, ठीक है, उन माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि अगर एड देने की बात आ रही है तो स्टेट किसी भी माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। यानी अगर मान लो मुस्लिम के द्वारा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, या सिख के द्वारा, पारसीस के द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा, तो उन माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी स्टेट ऐसा नहीं कर सकते कि जो मुस्लिम के द्वारा चलाया जा रहा है उसको ज़्यादा एड दे दे, या सिख के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसको ज़्यादा एड दे दे, नहीं। तो जो माइनॉरिटीज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जब भी एड देने की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया है, मेजॉरिटी का नहीं, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 टाइप के होते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया होता है स्टेट के द्वारा, और उसको एड भी जो मिलती है स्टेट के द्वारा मिलती है। यानी जो भी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है माइनॉरिटीज़ के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज़ करती है स्टेट, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं स्टेट के अपने बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड हो गया, या फिर राजस्थान बोर्ड हो गया। तो उस तरीके का अगर मान लो जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, तो ये बोर्ड का रिकॉग्निशन लेते हैं। यानी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं माइनॉरिटीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं, बट रिकॉग्निशन लेते हैं स्टेट से, ताकि मतलब कहते हैं ना स्टेट एफिलिएटेड बोर्ड है, तो इसी तरह का रिकॉग्निशन लिया जाता है। और एड भी, यानी जो मदद ली जाती है वो भी स्टेट से लेती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए। सेकंड कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बेसिकली ओनली रिकॉग्निशन लेते हैं स्टेट से, बट कोई भी एड नहीं लेते, यानी पैसा वगैरह वो नहीं लेते, सिर्फ रिकॉग्नाइज होते हैं स्टेट के थ्रू। एंड थर्ड कैटेगरी के ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बेसिकली ना ही रिकॉग्नाइज होते हैं और ना ही वो एड लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से स्टेट जो रेगुलेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के जो इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया, उस एड भी स्टेट दे रहा है। एंड सेकंड कैटेगरी जहाँ पे रिकॉग्नाइज तो स्टेट ने किया, बट एड जो है स्टेट के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उस केस में हम देखेंगे कि रेगुलेशन पावर जो होगी स्टेट की वहाँ पे दी जाएगी। यानी क्योंकि उसको रेगुलेट करने का काम जो स्टेट का है, दोनों कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज क्योंकि स्टेट ने किया है, तो उससे रेगुलेट भी कौन करेगा, स्टेट करेगा। रेगुलेट करने की बात ये है कि जो माइनॉरिटी के द्वारा जो बनाया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कैसे काम करेगा, कैसे मतलब अपना सिलेबस बनाएगा, और किस तरीके से एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन कैसा रहेगा वहाँ पे स्कूल में, सैनिटेशन कैसा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर स्टाफ वगैरह क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें को रेगुलेट करने का काम स्टेट का होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो अपने स्टेट से जो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, यानी जो स्टेट का जो बोर्ड है वो उससे वो एफिलिएट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वो रिकॉग्निशन अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो स्टेट जो जिस तरह से चाहेगी उस तरह से काम उनको करना पड़ेगा। अगर स्टेट बोर्ड से एफिलिएट हो रहे हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड में जो भी सिलेबस है वही सिलेबस जो है उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करने को बोला जाता है वो सब। बट हम अगर थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं जहाँ पे उन्होंने स्टेट से ना रिकॉग्नाइज हुए हैं, ना ही स्टेट से कोई एड ले रहे हैं, तो उस केस में वो फ्री है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चला सकते हैं। यानी कि अपना सिलेबस पैटर्न जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस तरीके का पैटर्न रखना, बिकॉज वो ना ही सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ना ही स्टेट बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट नहीं कर सकती। कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जो उनको भी फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस। तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज वो स्टेट के अंडर ही हैं। भले स्टेट ने उन्हें रिकॉग्नाइज ना किया हो, स्टेट उन्हें फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा हो उनके, फिर भी हम देखेंगे कि उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है चलाने के लिए किनकी ज़रूरत है, स्टेट की रिकॉग्निशन की ज़रूरत भले उन्हें ना हो, बट स्टेट के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं जो हर एक के ऊपर सेम अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए उन लॉज को उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब एक जजमेंट आया था इस केस में सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सेरन कैथोलिक कॉलेज 2007 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस केस में बताया गया था कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली कर सकती है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब
क्या क्या रेगुलेशंस का उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राइट है माइनॉरिटीज़ के पास कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपनी चॉइस के, तो क्या क्या चीज़ें उनको बेसिकली राइट्स मिली हुई हैं। यानी कल को अगर कोई भी माइनॉरिटी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलती है तो उस केस में वो उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो पहला कि वो अपने हिसाब से अपनी गवर्निंग बॉडी जो है उसको चूज़ कर सकती है। ठीक है, कि कौन बेसिकली उस गवर्निंग बॉडी में बैठेगा, कौन कौन से लोग जो है उसको चलाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं फाउंडर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू कंडक्ट द मैग्निफिकेंट अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब मैनेज करने के लिए जो भी अफेयर्स है इंस्टीट्यूशन के, जो भी उस पूरे इंस्टीट्यूशन को चलाएगा, तो वो गवर्निंग बॉडी जो है वो अपने खुद से चुन सकते हैं। ठीक है, यानी गवर्निंग बॉडी में जो भी पर्सन बैठेंगे वो इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही चुने हुए होंगे। सेकंड है कि जो भी टीचिंग स्टाफ होगा, यानी जो भी टीचर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे, कोई भी मास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स है, या फिर कई बार नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी होते हैं जो जिनका काम पढ़ाना नहीं होता बट क्लीनिंग का काम कर लो या फिर सिक्योरिटी का काम कर लो, जो भी होता है ये सब भी वो खुद से अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड इन्हें राइट है कि वो एडमिट कर सकते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस के, यानी जो भी स्टूडेंट्स को वो अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनको वो एडमिट कर सकते हैं और एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर वो सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट जो है माइनॉरिटीज़ को मिले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को, वो राइट इसलिए दिए गए हैं कि इंश्योर कर सके इक्वालिटी को एंड विद द मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी जितने भी बेसिकली लोग हैं उन मेजॉरिटी को और उन माइनॉरिटीज़ के बीच में इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए राइट्स बेसिकली दिए गए हैं। यानी कल को ये माइनॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए मेजॉरिटी से, इस चीज़ को प्रमोट करने का कोई भी इरादा नहीं है आर्टिकल 30 का। ठीक है, यानी आर्टिकल 30 बेसिकली बात बोलता है कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, उनको हक है कि वो अपने हिसाब से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करे, उसको चलाए, जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से उसको रन करें। ठीक है, बट जो भी राइट इन्हें दिए गए हैं माइनॉरिटी को, वो इस तरीके से नहीं दिए हैं कि वो कल को मेजॉरिटी को भी सरपास कर जाए, कि मेजॉरिटी जो भी बेसिकली सिटीजन्स हैं हमारे या फिर कम्युनिटी हैं उनको उससे आगे बढ़ाने के लिए उनको राइट नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बल्कि राइट इसलिए दिए गए ताकि वो इक्वालिटी को बेसिकली फेस कर सके, यानी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज़ है उनको बहुत दबाया जा रहा है, उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसलिए उनको राइट दिए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं देयर इज़ नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज़, के बीच में कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी एक तरफ आप माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने राइट्स दे दो कि कल को जो मेजॉरिटी सेक्शन है सोसाइटी का उसको बेसिकली राइट्स कम हो जाएँ। ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ जो है मेजॉरिटी को भी सरपास कर जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के बराबर रखने के लिए राइट्स दिए गए हैं। इसलिए राइट्स नहीं दिए गए हैं कि वो मेजॉरिटी से भी ताकतवर हो जाए। ठीक है, जो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनसे भी ताकतवर हो जाए, इसलिए राइट्स नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो भी जनरल लॉज हैं लैंड, ठीक है, जो भी जनरल लॉज ऑफ द लैंड है जो रिलेट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, यानी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो भी एजुकेशन वहाँ पढ़ा रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस को मतलब बेसिकली अपनी इंस्टीट्यूशन में अपनाए नहीं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे जिन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया था स्टेट के द्वारा, स्टेट ही फंड कर रहा था, वहाँ पे जो रेगुलेट करने की पावर थी स्टेट के पास थी पूरी की पूरी। ठीक है, यानी वहाँ पे कैसे सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी का है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी सेक्शन ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इसलिए बनाना चाहती है ताकि उनकी जो माइनॉरिटी है, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो रिलीजन है, कहीं ना कहीं वो खतरे में ना हो जाए, अपने रिलीजन की जो पढ़ाई है इसलिए वहाँ के बच्चों को करवाना चाहती हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमने देखा कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इन्होंने स्टेट से रिकॉग्निशन ले रखा है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का इनके मतलब स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। मतलब इंटरफेयर भी इस तरह से नहीं होगा कि पूरा का पूरा वो अपने हिसाब से बेसिकली इनको चलाएगा, नहीं, बट थोड़ा बहुत रेगुलेशन जो होगा स्टेट का यहाँ पे होगा, जहाँ पे वो देखेगा कि बेसिकली सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसी बेसिकली कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा हो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ये सब चीज़ें रेगुलेट करेगा। बट हम थर्ड इंस्टीट्यूशन जहाँ देखते हैं जहाँ पे स्टेट के द्वारा वो ना ही रिकॉग्नाइज है ना ही वो एड प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट, तो वहाँ पे क्योंकि एडमिनिस्टर करने का जो हक है बेसिकली उस इंस्टीट्यूशन को खुद का है, यानी वहाँ पे स्टेट इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता बिकॉज स्टेट ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है तो उनके पास पूरी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपनी रिलीजन से रिलेटेड जो है लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो बच्चों को वही सब पढ़ाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये चेक एंड बैलेंस रखना ऐसे इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसी कोई चीज़ें ना पढ़ाने लगे जिससे हमारे जो देश का जो कल्चर है वो ख़राब हो जाए, यानी देश की जो इंटीग्रिटी है उसकी जो सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जो सेक्शनल मतलब टेंडेंसी है, कम्युनलिस्ट टेंडेंसी है वो जन्म लेती है। ठीक है, कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपने रिलीजन की बातें पढ़ा रहे हो, सिर्फ अपने रिलीजन की अच्छाइयाँ पढ़ा रहे हो और कुछ नहीं पढ़ा रहे, तो कहीं ना कहीं एक सेक्शन जो सोसाइटी का कटने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो
वही स्टेट को ध्यान रखना है। भले थर्ड इंस्टीट्यूशन में स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, बट थोड़ा बहुत चीज़ें वो भी बेसिकली मतलब देखेगा कि इस तरह की चीज़ें बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, नेशनल सिक्योरिटी के, सोशल वेलफेयर के, पब्लिक ऑर्डर के, मोरालिटी के, हेल्थ, सैनिटेशन, टैक्सेशन, इन सब में, तो ये एप्लीकेबल होंगे हर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एंड इट विल इक्वली अप्लाई किए जाएंगे हर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मैंने कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये नहीं कह सकता कि भले ही मैं स्टेट से रिकॉग्नाइज नहीं हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करूँगा, ऐसा कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकता, उन्हें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो राइट उन्हें मिला हुआ है स्टैब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसा कोई राइट जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, जैसे हमने देखा हमारी फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उसी तरह जो राइट मिला है पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है कि यहाँ पे स्टेट बेसिकली बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को अगर लगेगा कुछ ऐसा हो रहा है तो वो इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि राइट उनको बेसिकली राइट मिल गया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इट डज़ नॉट इंक्लूड द राइट टू माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो माल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो देयर कैन बी अ रेगुलेटरी मेजर होगा जो इंश्योर करेगा एजुकेशन करेक्टर को कि आपके इंस्टीट्यूशन में जिस तरह का एजुकेशन करेक्टर है वो सही है या नहीं है, यानी कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ ऐसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जिससे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से अपना एजुकेशन करेक्टर को इंश्योर करना पड़ेगा। कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो मेंटेन करेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस को, ठीक है। भले ही थर्ड टाइप का जो इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उन्हें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोई स्टैंडर्ड हो, कुछ एक प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हों, ये नहीं कि अपनी मर्जी में आए वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देयर कैन भी हम कह सकते हैं चेक्स एंड बैलेंस देखने को मिलेंगे ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नेसेसरी है टू इंश्योर करने के दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे उन्हें भी एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की पढ़ाई है सब अच्छे से हो, ठीक है। और वो चीज़ चेक कौन करेगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेक करेगी कि पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा भी रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उन सब गाइडलाइंस को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं स्टेट कंसर्निंग जनरली द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो रेगुलेशन स्टेट के द्वारा बनाई गई है वो क्या बात बताती है कि वेलफेयर होना चाहिए स्टूडेंट का, टीचर्स का। रेगुलेशन लाइंग डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वहाँ पे भले ही उनके पास पावर आ जाती है कि वो अपने हिसाब से टीचर्स को चुने, अपने हिसाब से जो है स्टूडेंट का सिलेबस डिसाइड करें, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ मतलब पब्लिकली जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो किन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वहाँ के अपने जो टीचर्स हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने अपने हिसाब से कोई भी टीचर्स को अपॉइंट करें, नहीं, उन्हें बेसिकली वो क्वालिफिकेशंस बतानी पड़ेगी कि किन किन क्वालिफिकेशंस के बेसिस में वो टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बेसिकली लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें बेसिकली कंडीशन क्या है सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, ऐसे लोग जो एज अ टीचर की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उनके लिए क्या सर्विस कंडीशन होंगे ये भी उन्हें पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी रेगुलेशंस है टू प्रिवेंट करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन हो या फिर ऑपरेशन हो ऑफ एम्प्लॉयज़ का ऐसा ना हो, तो वो भी करना पड़ेगा। एंड रेगुलेशन जो प्रिस्क्राइब करिए सिलेबस की यानी करिकुलम की कि क्या चीज़ें वो पढ़ाएंगे, वो भी सब इस कैटेगरी के अंदर आएगा कि उन्हें बेसिकली ये चीज़, भले ही स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी कि जो हमारा जो बोर्ड है उसके हिसाब से आप पढ़ाओ, नहीं, बट जो भी आप पढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं वो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप कोई गलत चीज़ तो नहीं पढ़ा रहे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के ऊपर स्टेट जो है अपना ध्यान इस बात का रखेगा, ठीक है। तो सच रेगुलेशंस डू नॉट इन एनी मैनर इंटरफेयर विद द राइट ऑफ अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1, यानी इस तरह की रेगुलेशन अगर स्टेट कर रहा है वो तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि वो इंटरफेयर कर रहा है इनके राइट्स के अंदर, नहीं, इसको इंटरफेयर बिल्कुल नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये एक इंटरफेयर की तरह काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट एक तरह से रेगुलेशन कर रहा है ये तय करने के लिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना हो। तो कहीं ना कहीं उस माल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए जो भी चेक एंड बैलेंस लाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इस केस में जो थर्ड इंस्टीट्यूशन के केस में उसको इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हैं बाय द स्टेट बीइंग मेट एंड अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर्स, यानी जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं जो कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बट वो स्टेट के द्वारा ना ही वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, ना ही वो एड किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा ना ही उनको चलाया जाता है उन इंस्टीट्यूशन को, उस केस में उनके पास फ्रीडम है कि अपॉइंट कर सकते हैं टीचर्स को, लेक्चरर्स को बाय अडॉप्टिंग अ रैशनल प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। मतलब बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि भले ही वहाँ पे स्टेट का जो बोर्ड है उसके द्वारा आप टीचर्स को सिलेक्ट नहीं करो, मतलब जो स्टेट ने जो रेगुलेशन बनाया, स्टेट ने जो प्रोसीजर बताया है उसके द्वारा आप टीचर्स को भले सिलेक्ट ना कर रहे हो, किस केस में, थर्ड इंस्टीट्यूशन के केस में, जहाँ पे वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली ना ही स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है ना ही स्टेट के द्वारा फंड किए जाते हैं, उन इंस्टीट्यूशन में उन्हें जो भी टीचर्स को सिलेक्ट करना होगा उसका एक प्रोसीजर जो है स्टेट को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि वो किस प्रोसीजर के बेसिस पे और किस तरीके से मतलब टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है बेसिकली कहता है
कि स्टेट के द्वारा जो भी एड दी जाती है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो अल्टर नहीं कर सकती जो नेचर है, जो करेक्टर है उन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। यानी भले ही स्टेट जो है उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भले ही एड दे रही है, अपना पैसा प्रोवाइड कर रही है, बट जो करेक्टर है, जिस नेचर का उसे बनाया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वो बेसिकली चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से उन्हें राइट दिया गया कि अपने हिसाब से उन्हें गवर्निंग बॉडी डिसाइड करनी है, टीचर्स को लाना है, तो वो उनके पास वैसा ही होना चाहिए। मतलब स्टेट का एड देना उन इंस्टीट्यूशन को ये मतलब नहीं है कि स्टेट उनके बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी जो भी कंडीशन वो इम्पोज करेगा स्टेट, बस वो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए करेगा कि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसके एड का, ठीक है। यानी जो भी पैसा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लगा रहा है, तो बस वो चेक करेगा कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ वो ठीक जगह लग रहा है नहीं लग रहा, बस इतना काम है। बाकी चीज़ों में इंटरफेयर करने का काम जो स्टेट का नहीं होगा, बिकॉज इंटरफेयर अगर करने लग जाएगा तो फिर राइट ही किस बात का, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 30 में जो राइट मिला हुआ है इन माइनॉरिटीज़ को, कहीं ना कहीं वो ये राइट है कि वो अपने हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। तो भले स्टेट उन्हें रिकॉग्नाइज करे, एड दे, बट एड दे तो रहा है, बट वो बस चेक करेगा कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा इंटरफेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी आर्टिकल 30 के तहत, तो हमने इसको ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है 32। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, ठीक है। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है आर्टिकल 32 के तहत देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो एक तरह का मीनिंगलेस होंगे, यूजलेस होंगे, वर्थलेस होंगे अगर उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें एनफोर्स करने के लिए कोई एक राइट ना हो। यानी जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स इंडिया हमारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं, तो अगर उन्हें उन राइट्स को एनफोर्स, मतलब अगर कल को वो राइट्स हमारे वायलेट हुए तो किसके तहत बेसिकली हम उसको बचाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 32 बेसिकली ये पावर देता है, ये आपको एक तरह का, ये भी एक तरह का एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो आपके जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से कि अगर मान लो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर कल को वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने इस जो राइट आपका छीना गया है उसके लिए बेसिकली आप इन्फोर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आर्टिकल 32 कन्फर्म करता है कि राइट टू रेमेडीज़ जो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एग्रीव्ड सिटीजन, यानी किसी के भी सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट छीना गया तो उसे इन्फोर्स करने के लिए, उसके लिए जो है उसको बेसिकली, क्योंकि किसी ने आपका वो राइट छीना है तो उसके खिलाफ आप केस करोगे, तो वो केस बेसिकली कहाँ कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके आप उस पर्सन के खिलाफ केस कर सकते हो जिसने भी आपका राइट छीना है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी हमने देख लिया है कि राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड, जो हमारा राइट है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, तो वो भी अपने आप में क्या एक फंडामेंटल राइट है। यानी हमारा जो आर्टिकल 32 है वो भी एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, इससे बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कैसे है, रियल है, ठीक है। क्यों रियल है, बिकॉज हमने सिर्फ कहने को लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, हमने उस राइट्स के साथ साथ उनको प्रोटेक्ट करने का भी एक राइट दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट हमारा रियल है। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उन्होंने भी आर्टिकल 32 को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज उनका मानना है कि आर्टिकल विदाउट विच कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलीफाई, ठीक है। यानी इसको एक तरह का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है, यानी अगर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं बट अगर ये राइट हमारे पास नहीं है तो वो जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे, बिकॉज कल को अगर वो राइट्स हमारे वॉलेट भी होंगे तो हम किसके पास जाके हम बोलेंगे कि हमारे उन राइट्स को बचाओ, ठीक है। तो इसलिए जो आर्टिकल 32 एक तरह का सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आर्टिकल 30 को खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर माना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता और कोई भी उसको टेक अवे, यानी कोई भी आपसे वो राइट छीन नहीं सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया कि कल को कोई भी गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं अगर कल को वो वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट उसने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स वगैरह इशू कर सकता है इन्फोर्समेंट करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स को, यानी किसी ने भी आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के खिलाफ या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई भी ऑर्डर, कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी रिट्स बेसिकली इशू कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि हमने देखा है कि रिट्स जो है बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्चुलरी एंड फिफ्थ है कोवेरेंटो। तो ये सारी रिट्स की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है कि अगर मान लो किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वहाँ पर रिट्स इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी अदर कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि आप भी जो है कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिट्स निकाल सकते हो उस तरीके का, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं अभी तक ये पावर सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है और एक हाई कोर्ट के पास है, ठीक है, कि वो लोग पर्टिकुलर
इस चीज़ के लिए कोई भी रिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस कैन बी डन विदाउट प्रिजुडाइस ऑफ द अबव पावर कन्फर्म्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उसको बेसिकली आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो एनी अदर कोर्ट हेयर डज नॉट इंक्लूड द हाई कोर्ट बिकॉज आर्टिकल यहाँ पे एनी अदर कोर्ट का मतलब ये नहीं आप हाई कोर्ट को भी उसमें इंक्लूड करोगे। क्यों नहीं इंक्लूड करोगे? बिकॉज ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के थ्रू पावर मिली है कि वो बेसिकली रिट्स वगैरह इशू कर सकता है अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स अगर बेसिकली इन्फोर्स करना है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। तो यानी जो राइट आपको मिला हुआ है कि अगर मान लो आपका फंडामेंटल राइट अगर मान लो उसका बेसिकली इन्फोर्समेंट करवाना है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। बट अगर एक केस में जहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं, बस आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। बट नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर बेसिकली प्रेसिडेंट चाहें तो वो आपका जो ये राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर कोई भी कोर्ट के पास जाने का, जहाँ पे आप इन्फोर्समेंट करवा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को, वो सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। यानी जब तक आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक आपके पास ये जो राइट था सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का वो भी सस्पेंड मतलब हो रखा होगा, ठीक है। और जैसे नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी वैसे आपका राइट से फिर से जो है पावर में आ जाएगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देख सकते हो जब भी इमरजेंसी लगती है तो आपके बहुत से जो राइट्स हैं सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सिर्फ आपका जो राइट मतलब आर्टिकल जो है 20 यानी जो भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 और 21 बेसिकली ये दोनों रहते हैं, बाकी जो राइट्स है आपके छीन लिए जाते हैं। तो आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाकर ये ना बोल सको कि क्यों मेरे जो अदर राइट्स है वो छीन रखे हैं, यानी जो मुझे राइट टू मूवमेंट है ये सारे राइट्स बेसिकली क्यों मुझसे छीन रखे हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको आर्टिकल 32 की ज़रूरत होगी। तो क्योंकि आर्टिकल 32 को भी उस समय सस्पेंड कर दिया जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके इस तरीके की मांगे नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली डिफेंडर कहा जाता है, गाइडर कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करते हैं गाइड और बेसिकली गारंटी करते हैं, ठीक है, उसे बचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो राइट है वो ओरिजिनल भी और वाइड पावर्स भी है उनके पास। ओरिजिनल किस सेंस में? ओरिजिनल इस सेंस में कि अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट बेसिकली वायलेट होता है तो उस केस में उस पर्सन के पास मतलब पर्सन के पास आर्टिकल 32 के तहत उसे राइट मिलता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सके विदाउट एनी अपील। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, नहीं, ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता कि सुप्रीम कोर्ट ही बेसिकली सिर्फ इस तरह की जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है अगर इन्फोर्समेंट की बात है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल का मतलब है कि ओरिजिनल बेसिकली ये है कि डायरेक्टली आप जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी इन्फोर्समेंट करवा सकते हो फंडामेंटल राइट की, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी पावर है आर्टिकल 226 में, तो यानी कि आप चाहो तो सबसे पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बट अगर आपको हाई कोर्ट नहीं जाना तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर्स भी हैं, ठीक है, इस सेंस में कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो बिना किसी अपील किए हुए। अपील इन द सेंस अगर हाई कोर्ट मान लो करता फिर हाई कोर्ट से अपील जा रही है सुप्रीम कोर्ट में तो इस तरह का चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वाइड भी है। वाइड किस सेंस में है कि जो पावर मिली हुई है वो बेसिकली पावर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स, यानी सिर्फ जो पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट को उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर्स या डायरेक्शन देने के लिए, बट रिट्स इशू करने के लिए भी है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो इसके थ्रू पावर मिली है वो सिर्फ ऑर्डर निकालने के लिए या फिर कोई डायरेक्शन देने के लिए नहीं है, रिट्स इशू करने के लिए भी हैं। तो अभी आप देखेंगे जब रिट्स हम करेंगे तो किस तरीके के रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। अगर मान लो कोई भी अथॉरिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है फिर जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू करके उनसे सवाल कर सकती है। नेक्स्ट है ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 के अंदर आपको ये राइट मिलता है कि सिर्फ अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को ही अगर नुकसान हो रहा है तभी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो। अगर मान लो अगर आपका कोई भी अदर राइट्स हैं जैसे नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या फिर स्टैट्यूटरी राइट है या फिर कस्टमरी राइट्स हैं, अगर इन राइट्स का कोई नुकसान हो रहा है, अगर ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं तब आपके पास आर्टिकल 32 के अंदर पावर नहीं है या फिर राइट नहीं है आपके पास कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकें। यानी सुप्रीम कोर्ट आपसे सिर्फ यही पूछेगा उन सिटीजन्स के कि जो आपका राइट जो वायलेट हुआ है क्या फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपने कहा हाँ मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तब सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को एडमिसिबल करेगा, यानी उसको देखेगा। बट अगर आप कहोगे कि नहीं जज मेरा जो फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ बट मेरा स्टैट्यूटरी राइट वायलेट हुआ है तो आप बेसिकली इसको देखो, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं आर्टिकल 32 के तहत आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको नॉर्मल हाई कोर्ट जाना पड़ेगा एंड हाई कोर्ट में पहले जाके आपको उस चीज़ के तहत आपको इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा एंड फर्दर जब अपील आएगी तब हम सुप्रीम कोर्ट सुन सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पावर आर्टिकल 32 के तहत मिली हुई है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए मिली है जहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उस केस में अगर आपको कुछ होता है तो आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में जो भी वहाँ पे जज फैसला लेंगे उस फैसले से अगर आप सहमत हो तो ठीक है, वरना अपील डालो सुप्रीम कोर्ट में एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे आर्टिकल 32 नहीं आएगा। नहीं, आर्टिकल 32 आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका कोई मतलब आपका जो राइट है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, और जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आ रहा है, मान लो कोई भी सरकार अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाई है, अगर उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने की वजह से अगर आपका फंडामेंटल राइट नुकसान में आ रहा है तब आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। या फिर कोई भी लेजिस्लेचर कोई भी लॉ लेके आ रहा है, ठीक है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, तो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लॉ लेके आई है, मतलब हमारी सरकार लेके आई है, अगर उसके तहत किसी को भी लगता है कि उसका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेट किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस केस में वो आर्टिकल 32 को यूज़ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है और बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ मेरे ये राइट जो है नुकसान हो रहे हैं। उस हिसाब से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर लॉ को जो लाई किया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकती है कि जो भी आप लॉ लेके आए हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी ओरिजिनल इन सेंस में कि डायरेक्टली जो है लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को। उन्हें हाई कोर्ट जाना, मतलब हाई कोर्ट भी जा सकते हैं बट एज अ अपील करके वो सुप्रीम कोर्ट पे ना जाके डायरेक्टली जा सकते हैं। बट एक्सक्लूसिव का मतलब है ये जो पावर है हाई कोर्ट को भी दी गई है आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट है आपका कि जो ओरिजिनल पावर है हाई कोर्ट की टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स, या फिर, ठीक है, तो जो भी पावर दी रखी है हाई कोर्ट को कि वो भी डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के आर वायलेटेड जब भी हो, एग्रीवेटेड पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू मूविंग आइदर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो यानी कि जो भी एग्रीवेटेड पार्टी है जिसका भी फंडामेंटल राइट नुकसान हो रहा है उसके पास बेसिकली राइट है कि वो हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नहीं, हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। राइट गारंटीड जो किए गए हैं बाई आर्टिकल 32, यानी कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट वेयर अ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड, इट इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने इस चीज़ को देख लिया कि आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट रेमेडीज नो पार्ट टू रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट कि वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज अवेलेबल, कि अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट में भी आपके जो भी रिलीफ अवेलेबल है तो आप सबसे पहले यू हैव टू फर्स्ट मूव टू द हाई कोर्ट, यानी कि अगर कोई सिटीज़न जो है इंडिया का, अगर उसे लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है एंड उसे लगता है कि हाई कोर्ट में उसे रिलीफ मिल जाएगा, तो सबसे पहले भाई तुम हाई कोर्ट जाओ। और हाई कोर्ट के पास भी तो पावर है ना रिट्स की, वो भी रिट्स इशू करके जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटी है जिसने आपका राइट छीना, या फिर पर्टिकुलर पार्टी है, कोई भी अदर बेसिकली लोग हैं जिन्होंने आपका राइट छीना, तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास पहले जाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोलता है नहीं है तो उसके पास हम हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें घुमा फिरा के की चीज़ बोलती हैं कि जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम बेसिकली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी मिला है, हाई कोर्ट को भी मिला है। हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, बट डायरेक्टली अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 32 को बेसिकली कंप्लीट कर दिया है एंड जो आर्टिकल 31 बचा है उसे हम लेटर ऑन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेपरेट टॉपिक जो है इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वहाँ पे हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखना, और जितना हो सके हम आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।